नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीज़ल्स और मीज़ल्स के जो भी काज होते हैं उनको, और मीज़ल्स क्या है और उसके अलावा साइन और सिम्टम्स क्या है या फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, ओवरऑल जितना भी है उन सबको हम आज इस लेक्चर में अपने डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि मीज़ल क्या है और उसके अलावा क्या क्या उसकी ट्रांसमिशन और काज है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और काज क्या क्या है। तो सबसे पहले मीजल्स इज अक्यूट वायरल इलनेस काज बाय द वायरस द फॉर द फैमिली पैराक्सी वायरस। जो पैराक्सोमल वायरस उसकी फैमिली से जो जीन निकलता है, जीन का नाम है मार्फोबिल्स वायरस, वो क्या करवाता है, काज करवाता है मीजल्स को। ठीक है, ओवरऑल हमें पता है कि मीजल एक वायरल डिजीज है। ठीक है, वो पैराक्सिमल वायरस की जो फैमिली है उसके जीन से वायरस जो ट्रांसफर होता है वो काज करवाता है मीजल्स को। और इसमें अगर साइन और सिम्टम की बात करते हैं, इसमें आ जाता है कि मैनिफेस्टेड बाय द प्रोड्रोमल फीवर, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि प्रोड्रोमल एक फीवर होगा, हाई ग्रेड फीवर, जिसमें 105 फ़ारेनहाइट तक क्या है फीवर रहेगा। मीजल्स पेशेंट में कफ होगी। और उसके अलावा ओवरऑल कंजक्टिव जिसमें हम कहते हैं कि आइज की एक डिजीज होती है, आइज जो ब्लाइंडनेस आना स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा ये सारे क्या है कि है ना, और मल्टी पॉपुलर्स रैशेस हो जाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं कि रोज रेड स्पॉट जो स्किन ओवरऑल पूरी स्किन पे, पूरी बॉडी पे बन जाते हैं। तो ये सारे क्या है कि इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं जो हम देखते हैं पेशेंट में। और उसके अलावा अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो मीजल कैसे ट्रांसमिट होता है। सबसे पहले मीजल्स इज ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट के थ्रू क्या है कि वो इन्फेक्शन होता है। और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई विथ पोर्टल एंट्री, जो पोर्टल एंट्री होती है हमारी एयरवे रेस्पिरेटरी की, उसके थ्रू जाता है। और 4 डे आफ्टर जो भी अगर हो गया है कि किसी को इन्फेक्शन होना है तो एंट्री के बाद 4 दिन के बाद उसको सिम्टम्स अपीयर होते हैं। 4 दिन के बाद उसको सिम्टम्स आते हैं, जैसे बॉडी में रैशेस आना या फिर आई इफेक्ट होती है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ना, कफ होना और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये सारी कंडीशंस आ जाती है। ओवरऑल हमें इसमें पता चल गया है कि साइन और सिम्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके अलावा मीजल्स है क्या, ठीक है, और उसके काज क्या है, ओवरऑल ये पता चल गया है। साइन और सिम्टम्स में हमें पता है कि हाई ग्रेड फीवर होगा और उसके अलावा कफ होगी और रेड हम कहते हैं रोज स्पॉट्स स्किन पे बन जाएंगे, आईज इफेक्टेड होगी। ये सारे क्या है कि इसके जो भी हम कहते हैं कि साइन और सिम्टम्स हैं। और उसके अलावा रूट ऑफ ट्रांसमिशन के ना, अगर 4 दिनों में, अगर एंट्री के बाद 4 दिनों में क्या होता है कि रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर जो अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं वो 10 से लेके 14 दिनों में ये सारी चीजें हो जाती है कि हमें पता चल जाता है कि किसी पेशेंट को मीजल्स हुआ है। तो ओवरऑल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और ट्रांसमिट होते ही ड्रॉपलेट के थ्रू वो ट्रांसमिट होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी को इफेक्ट करते हैं, ओवरऑल ये कंडीशन करवाते हैं। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज ओवरऑल हम कहते हैं कि ना वो ट्रांसफर ही होती है, कि ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसफर होती है और रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट करती है, उसके बाद ओवरऑल सिस्टम पे इफेक्ट करती है। और मीजल एक वायरल डिजीज है, ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होती है अगर किसी को मीजल्स हो गया है। तो अगर वो ज्यादा, अगर उसको ट्रीट जल्दी नहीं होगा क्योंकि वायरल है, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है उस पेशेंट। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ जाता है कि ओटिटिस मीडिया हो जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल हम कहते हैं ना कि ना वहाँ पे वायरल इफेक्ट हुआ है। तो उसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल जो कंडीशन है वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। ओटिटिस मीडिया एंड बैक्टीरियल ब्रोंकोल नमोनिया होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि रेस्पिरेटरी पे इफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे नमोनिया करवाता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इसकी वजह से और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और उसके अलावा रेडिएटिव लैक्टिन टीबी जो होती है वो होना हो सकती है। ये सारी क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि हमें पता है रेस्पिरेटरी में 3 जो
डिजीज है वो इसकी कॉम्प्लिकेशन में आती है कि अगर किसी को मीजल्स हो गया है, अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से टीबी होगी और उसके अलावा जो ब्रोंकोइल नमोनिया होगी और उसके अलावा हम कहते हैं ओटिटिस मीडिया जो इनर जो मिडल एयर इन्फेक्शन है वो हो सकता है। और उसके अलावा बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कौन कौन सी इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसमें है ना प्रेसिडेंट जो डायरिया होना, और ये क्या है कि ये एक इसमें सबसे पहले हम कहते हैं ना इसकी कॉम्प्लिकेशन जो इंटेस्टाइनल में हम देखते हैं तो वो ये होती है कि डायरिया होना, उसके अलावा माल न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को इतनी सीवियर उसकी कंडीशन होती है कि वो ब्रीथ भी ना सही से ले पाए, उसकी बॉडी में रैशेज हो, और उसके अलावा उसकी आईज पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। और उसके अलावा यहाँ पे है कि माल न्यूट्रिशन और कोमा एंड ये सारी क्या है कि गैंग्रीन्स एंड कंडीशन हो जाती है। गैंग्रीन मीन्स स्किन का खराब होना वो हो सकता है या फिर पेशेंट कोमा में जा सकता है। ओवरऑल ये सारी कंडीशंस इसमें आ सकती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन ये सारी बन सकती है अगर मीजल्स मतलब उसका टाइम पीरियड ज़्यादा चला तो। और उसके अलावा या तो मीजल्स किसी को वैक्सीन ना लगी हो, उसको अगर मीजल्स हो गया है तो उसमें ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो उसमें फाइब्रोल्स कॉम्प्लिकेशन आती है, जिसमें हम कहते हैं कि उसको इलेक्ट्रिकल जो उसके सिग्नल्स होते हैं वो अप डाउन होने की वजह से उसको सीजर्स या फिर झटके आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनसेफेलोटाइटिस, जिसमें है ना जो भी सेफलिक यहाँ ब्रेन की मेम्ब्रेन वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, और उसके अलावा सब एक्यूट ओवरऑल हमने यहाँ पढ़ा है कि सब एक्यूट या गैलिन बेरिंग सिंड्रोम ये सारी डिजीजें ऑटोइम्यून जो डिजीज है वो भी हो सकती है सिर्फ एक होने से। अगर उसको सही से हमने नहीं वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, या किसी पेशेंट को पता नहीं है तो उस हिसाब से जो वो अपनी रिहेबिलिटेशन नहीं कर रहा है, वो अच्छे से थोड़ा उसके लिए जो प्रिवेंशन होती है वो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उस पेशेंट को। ओवरऑल मीजल्स जो पेशेंट होता है अगर वो सीवियर कंडीशन में गया है तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। और उसके अलावा आईज पे ज़्यादा से ज़्यादा मीजल्स इफेक्ट करता है, वो ब्लाइंड कर देता है पेशेंट को। ठीक है, मीजल्स पेशेंट ब्लाइंड के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए क्या है कि हमें उसको प्रिवेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है उस पेशेंट को। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस की कि किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं मीजल को। तो सबसे पहले अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे, लेवल सीरम लेवल ऑफ द IgM जो एंटीबॉडीज है उसमें उसका जो सीरम में लेवल कितना है वो देखेंगे। और उसके अलावा मीजल्स एंटीबॉडीज देखेंगे कि अगर उसको लगी हुई है वो भी हमें पता चल जाएगा। और उसके अलावा 3 days आफ्टर रैशेस अप टू 1 month के देखेंगे, 3 दिन से लेके 1 मंथ तक रैशेज है, तो ये सारे क्या है कि ये हमें हेल्प करती है डायग्नोस से कि हमें पता चल जाए कि है ना ये एक इफेक्टेड है या फिर नहीं इफेक्टेड है पर्सन मीजल्स का। और उसके अलावा सीरम में लेवल देखते हैं IgM जो एंटीबॉडीज होती है उसका। और उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इस को है ना एक रिक्वायर के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि वायरल डिजीज जो भी होती है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो मोस्टली अगर हम बात करते हैं सपोर्टेड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, एंटीपेलेरिक ड्रग्स देते हैं ताकि जो उसका हाई ग्रेड फीवर है वो थोड़ा कम हो सके। और उसके अलावा फ्लूइड देते हैं ताकि उसका जो हाई ग्रेड फीवर है उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन कंडीशन ना हो सके, इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देते हैं। और उसके अलावा कैलोरीज इनटेक करने को कहते हैं, क्योंकि उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है क्या हो सकती है कि है ना यहाँ पे वो रेस्पिरेटरी उसका सही नहीं होता, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो सकती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी इनटेक करने को कहेंगे। और उसके अलावा जो भी विटामिन ए है इसलिए देते हैं विटामिन ए क्योंकि उसकी जो आईज इफेक्टेड होती है, क्यों हमें पता है कि वो ओवरऑल मीजल्स पेशेंट होता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कंजक्टिव आईज बन जाती है, तो वो आईज इफेक्टेड हो जाती है, इसलिए विटामिन ए देते हैं क्योंकि वो आईज के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेट सम एडवाइस, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो एडवाइस करते हैं ताकि उसके जो सिम्टम है वो थोड़े कम हो सके। और उसके अलावा प्रिवेंशन किस तरीके से करते हैं, अगर मीजल्स किसी को
नहीं हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मीजल्स MMR जो वैक्सीन है वो देते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वो फर्स्ट, अगर बेबी को हम बात करते हैं, वो 9 मंथ में मीजल का फर्स्ट डोज लगता है पेशेंट को। अगर किसी को वैक्सीनेशन की गई है तो सही है कि उसके बाद उतने सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। अगर किसी पेशेंट को नहीं की गई है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टेड होती है। और आज की बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे क्या है कि ऑलमोस्ट सपने भी बच्चे हैं उनको क्या है कि जो वैक्सीन है वो ज़रूर लगती है। मीजल और मम्स, रुबेला, ये सारी वैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें लग जाती है। तो अगर नहीं लगी हुई होती है तो उनकी बात करते हैं, उनको अगर मीजल्स हो गया है तो इस तरीके से इफेक्ट होता है। तो ये ओवरऑल हमारा मीजल्स का जो हमने टॉपिक लिया था वो कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।